तो देखो बच्चों, हम लोगों ने टाइट्रेशन कर लिया था, बैक टाइट्रेशन भी कर लिया था। बैक टाइट्रेशन बस हेडिंग समझ लो। मतलब कई बार बच्चे ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया, टॉपिक करवा दिया, फिर बच्चे कहते हैं सर एक टॉपिक था बैक टाइट्रेशन, वो आपने नहीं पढ़ाया। तो उसमें आप लोगों ने समझ में आ गया कि उसमें क्या होता है। उसमें इनिशियल वाला जो सैंपल होता है वो अननोन होता है, उसके बारे में पता करना होता है। अगर स्टार्टिंग वाला गिवन है, लास्ट वाला निकालेंगे तो उसको सिंपल टाइट्रेशन बोलते हैं। स्टार्टिंग वाला ही अननोन है तो उसको बैक टाइट्रेशन बोलते हैं। अब हम लोग आज करने जा रहे हैं डबल टाइट्रेशन, ठीक है। डबल टाइट्रेशन थोड़ा अलग सा टॉपिक है, बाकी टाइट्रेशन एंड बैक टाइट्रेशन तो एक ही है, मतलब भाई भाई है। तो डबल टाइट्रेशन का क्या है, मतलब इसको समझते हैं। तो इसको देखो, करने के पहले सबसे पहले आप लोगों को याद होगा मैंने इंडिकेटर्स पढ़ाए थे आयनिक इक्विलिब्रियम में। अगर इंडिकेटर में कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स में जाके एक बार देख सकते हो। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने इंडिकेटर के बारे में आप लोगों को बताया था। उसमें दो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट थे, वन वॉज फिनोप्थिलीन, सेकेंड वॉज मिथाइल ऑरेंज। और उसके बारे में मैंने बताया था कि कहाँ पे कब कलर चेंज होता है। तो पहले एक इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। फिनोप्थिलीन जो होता है, पीएच पता ही होगा 8 से लेकर 10 के बीच में, मैंने कहा था इसका ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पे वो कलर को चेंज करता है। 10 से ऊपर पीएच होने पे वो डार्क पिंक कलर का होता है, और 8 से नीचे होने पे वो क्या होता है, कलरलेस, ठीक है। तो इसको समझते, देखो जब पीएच 8 से नीचे होता है तो ये क्या होता है, कलरलेस, ठीक है। और जब पीएच 8 से ज़्यादा होता है तो ये पिंक कलर का होता है। भाई पिंक धीरे धीरे आने स्टार्ट होगा, धीरे धीरे पिंक आने लगता है। तो 8 पे पहुंचोगे तो लाइट पिंक, फिर 9 पे थोड़ा सा और डार्क, 10 के ऊपर चला जाओगे तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा पिंक कलर इसका। तो ये इसका कलर हो गया, 8 से नीचे कलरलेस, 8 के ऊपर पिंक, ठीक है। सेकेंड आपके पास क्या है, सेकेंड आपके पास है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। याद करो क्या क्या बताया था कि एसिडिक मीडियम ये रेड होता है और बेसिक मीडियम में येलो होता है, और जब ट्रांजिशन जोन होता है तो ये ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। एसिडिक मीडियम मतलब कि 3.5 या 4। देखो ऐसा कोई क्लियर कट होता नहीं इंडिकेटर में कि यही लेना है, तो 3.5 और 4 के आसपास ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मान के चलते जब पीएच 4 से कम होता है या फिर 3.5 से कम होता है तो ये होता है रेड कलर का, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बताओ भाई मिथाइल ऑरेंज रेड कब बनता है, तो ये कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो 3.5 या 4 के आसपास रेड हो जाता है, ठीक है। इससे कम होने पे बीच के जोन में 4 से लेके 5.5 के बीच में ये रहता है ऑरेंज, ठीक है। और अगर इसका पीएच 5.5 को भी क्रॉस कर गया तो ये हो जाता है येलो, ठीक है। तो ये इंडिकेटर हो गया फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आइडिया हो गया। अब हम लोग समझते हैं ये जो टॉपिक है इसको। तो ये जो डबल टाइट्रेशन एक्चुअल में है, ये सारा का सारा टॉपिक एक ही सॉल्ट के अराउंड घूमने वाला है, दैट इज कार्बोनेट। तो क्योंकि कार्बोनेट के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, मतलब होता क्या है कि इसमें कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए। तो समझते हैं हम लोग कार्बोनेट के बारे में। देखो जो कार्बोनेट जो होता है वो है CO3 2- ऐसा भी लिख के आ सकता है। आप चाहो तो Na2CO3 लिख दो। मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ है कि जो मतलब Na+ जो कटायन स्ट्रॉन्ग बेस से आता है वो किसी काम का नहीं होता है। Na लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, Na लिख दो, पोटेशियम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेनली हमारा ये है। तो पता ही होगा क्या होता है टाइट्रेशन में, एक अननोन सैंपल में एक नोन सैंपल को ऐड करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे जो कार्बोनेट होगा वो हमारा मतलब हम लोग लेंगे बीकर में, कार्बोनेट को लेंगे, उसमें एसिड को ऐड करें, ठीक है। मान लेते हमने कार्बोनेट में H+ को ऐड किया। तो आप जब कार्बोनेट में
आप जब H प्लस को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, HCO3 माइनस। देखो हम लोग pH नहीं निकालने जा रहे, अभी हम लोगों को बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज करके मोल या फिर कंसंट्रेशन निकालने हैं। तो आपके पास कार्बोनेट था, मैंने H प्लस डाला, HCO3 माइनस बन गया, कार्बोनेट से बन गया बाइकार्बोनेट। फिर एक H प्लस और डाला तो बन गया H2CO3। अरे ये कार्बोनिक एसिड होता है, याद करो भाई क्या क्या बताया है। ये क्या है, ये बाइकार्बोनेट, या इसको बोल सकते हैं कई बार हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे सोडियम लिखने का मन करे तो लिख लो, पोटेशियम लिखने का मन करे तो लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये क्या है, कार्बोनेट। अब देखो पीएच का आइडिया लेते हैं कुछ कुछ, तो मैं थोड़ा सा आपको याद कराता हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम, ये क्या है, वीक डाइप्रोटिक एसिड। क्या है, वीक डाइप्रोटिक एसिड। पीएच कौन कंट्रोल करता है, Ka1। तो फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, हाफ, और क्या था, pKa1 माइनस log C। ठीक, इसमें यही था। ये है एम्फीप्रोटिक, ये मैंने बताया था, ये है एम्फीप्रोटिक। और इसका जो पीएच का जो फॉर्मूला था वो था pK1 प्लस pK2/2। ठीक है, और उसका पीएच का फॉर्मूला सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला, ठीक है, लेक्चर को जाकर रेफर करो। तो अब यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लोगों को समझना है मेनली वैलेंसी फैक्टर। तो इसका जो पीएच होता है वो 10, 11, 12 के आसपास होता है। ये अरे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अच्छा देखो, आपको याद होगा अगर एसिड वीक होता है तो बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। याद करो, ये तो जीओसी में बताया। अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो वीक एसिड, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। मान लो ये एसिड है, ये तो बहुत ही सड़ा एसिड है, बहुत ही सड़ा, तो ये बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो जितना पुअर एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग। तो कार्बोनेट एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच ज़्यादा होगा, 10, 11, 12 जो भी मानना चाहो मान लो। तो पीएच इसका मान लेते हैं 10 है। तो पहले ये समझो, मतलब आराम से समझो, पीएच इसका अगर 10 है तो अगर फिनोप्थलीन हमने लिया है तो ये भी कलर इसका क्या होगा, पिंक। अरे आराम से सोचो, देखो एक सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट थे, मैंने फिनोप्थलीन डाल दिया 1 ड्रॉप, तो सोल्यूशन का कलर क्या आ गया, पिंक। ठीक है, अब भाई टाइट्रेशन कर रहे हैं तो पहले टाइट्रेशन में इंडिकेटर का रोल समझ लो। इंडिकेटर ने जब कलर चेंज कर दिया, मतलब जब उसने इंडिकेट कर दिया कि कैसे इंडिकेट करेगा, कलर को चेंज करके, तो इसका मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों को रोकना है। यही होता है ना, ये जैसे इंडिकेटर ने कलर चेंज किया, जो भी उसका कलर चेंज होगा, मतलब जो भी कलर आएगा, जैसे चेंज किया इंडिकेटर बोला भाई हो गया रिएक्शन हो गया, रुको, तो हमको तुरंत रिएक्शन को रोकना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों ने कार्बोनेट सोल्यूशन में फिनोप्थलीन को डाल दिया। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज किस कलर का है, पिंक। सॉरी, फिनोप्थलीन किस कलर का है, पिंक। मिथाइल ऑरेंज किस कलर का है, येलो। ठीक है, अब हमने HCl मान लो कुछ भी H प्लस डाला तो इससे बन गया बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट का वैसे जो पीएच होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और इसका पीएच वैसे 7 के बहुत ज़्यादा क्लोज आता है, 7 के आसपास। ठीक है, अब याद करो, फिनोप्थलीन 8 के ऊपर पिंक होता है, 8 के नीचे कलरलेस होता है। अरे ये इसको एसिड सॉल्ट भी बोला था ना, ये आपका इधर भी जा सकता है, H लॉस भी कर सकता है, H गेन भी कर सकता है, तो एक तरह से वो न्यूट्रल टाइप हो गया है वो। तो इसका पीएच 7 के आसपास है। तो ये जो है, ये इसका पीएच 7 के आसपास है, तो फिनोप्थलीन 7 के आसपास क्या हो गया है, कलरलेस। कलरलेस मतलब कि क्या हुआ, कार्बोनेट में आपने फिनोप्थलीन को डाला, कैसा है, पिंक कलर का। HCl को डाल रहे हैं, थोड़ी देर बाद सोल्यूशन कलरलेस हो गया। अरे थोड़ी देर बाद कलरलेस हो गया, कलरलेस इसके बनते ही हो गया, मतलब कि यहां हमको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां पे कलरलेस हो गया। उसके बाद आप और HCl डालते रहो, ये बनेगा तो भी ये कलरलेस ही रहेगा। तो क्योंकि फिनोप्थलीन जो होता है,
अगर pH 8 से कम होता है तो कैसा होता है, कलरलेस। एक बार अगर उसने कलर चेंज कर दिया तो मतलब फिनोप्थिलीन के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो चुका है। देखो उसने अगर कलर चेंज किया है तो इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू फिनोप्थिलीन रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो जैसे ही एक H मिला और ये बनाएगा ये मॉलिक्यूल, इसने तो भाई कलर चेंज कर दिया। अब आगे क्या हो रहा है इसको पता ही नहीं चल पा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही H को गेन करने पे उसने फिनोप्थिलीन के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर दिया। ठीक है, ये बात पहले समझ लेते हैं। अब आते हैं मिथाइल ऑरेंज में। वो 5.5 के ऊपर येलो ही रहता है। ये इसका pH कितना है, 7। तो अभी वो येलो ही रहा, उसने कोई कलर चेंज नहीं दिखाया। ठीक है, पर जब एसिड बन गया तो एसिड बनने पे वो पहले ऑरेंज होगा फिर रेड होगा। तो उसके बाद वही एसिड को मान लेते हैं कि आपके पास क्या हुआ, रेड। तो समझो कि जब इसने 2 हाइड्रोजन गेन किया तब उसने कलर चेंज किया, पर इसने जब एक ही हाइड्रोजन गेन किया तभी इसने क्या कर दिया, तभी इसने क्या, जब इसने एक ही हाइड्रोजन गेन किया तब इसने क्या कि कलर चेंज कर दिया। तो इसका मतलब हम लोगों को वैलेंसी फैक्टर भी समझने की जरूरत है। ठीक है, और एक बात याद रखना है कि इंडिकेटर जब कलर चेंज करता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपके पास है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का मतलब हो सकता है सोडियम कार्बोनेट भी या फिर पोटेशियम कार्बोनेट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक ये हो सकता है, दूसरा बाइकार्बोनेट NaSCO3 हो सकता है, या फिर जैसे KSCO3, और कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी ले लो, जैसे K बेस दे दिया या Na बेस दे दिया। ठीक है, देखो बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। पहली बात तो वैलेंसी फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया है कि वैलेंसी फैक्टर रिएक्शन पे डिपेंड करता है भाई, रिएक्शन। अब आप रिएक्शन के बारे में आइडिया लगाने के लिए क्या यूज करते हो, इंडिकेटर। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, रिएक्शन पे डिपेंड करता है। बेस का वैलेंसी फैक्टर को 2 तरीके से डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ H+ आयन एक्सेप्टेड या टेकन बाय बेस इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द बेस। सेकेंड, number of OH minus ion donated by the base is the valency factor of the base। तो कितने OH माइनस वो डोनेट करेगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर है, या फिर कितने H+ वो एक्सेप्ट करेगा वो उसका क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। तो जब आप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर का यूज करोगे, एक ही H का ये गेन करेगा, और एक ही H का गेन करेगा, वो पिंक से हो गया है कलरलेस। तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर जो है, वैलेंसी फैक्टर की बात हो रही है, इसका है 1। मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है अगर इंडिकेटर का है फिनोप्थिलीन, इसका वैलेंसी फैक्टर 0। देखो बाइकार्बोनेट लिया, H को हमने मान लो बाइकार्बोनेट लिया, हमने H को ऐड किया, तो बाइकार्बोनेट भाई HCO3 माइनस से क्या बनेगा, H2CO3। जब बाइकार्बोनेट होगा तो फिनोप्थिलीन का कलर क्या है, कलरलेस। जब कार्बोनिक एसिड बन गया H2CO3, अभी भी वो क्या है, कलरलेस। जब कलर चेंज हुआ ही नहीं तो उसके अकॉर्डिंग मतलब रिएक्शन ही नहीं हुआ, और जब रिएक्शन नहीं हुआ तो वैलेंसी फैक्टर क्या लेंगे, 0। ठीक है, अरे जब कलर चेंज होगा तब बोलेंगे ना रिएक्शन हुआ। तो इसमें एक ही H को लेने पे इसने कलर बदल दिया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1। पर इसने क्या है कि H को लेने के बाद कलर चेंज नहीं किया, ये अरे बाइकार्बोनेट से बनेगा कार्बोनिक एसिड, तो कलर चेंज नहीं हुआ। और अगर स्ट्रॉन्ग वाला लेंगे तो pH इसका जैसे 10, 11, 12 रहेगा, और H को लोगे तो वाटर बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, तो वही आपके पास। तो उसी के हिसाब से सोच लो, तो इसका जो pH होगा, मतलब इसमें जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1। ठीक है, सिंपल। अब अगर आपके पास मिथाइल ऑरेंज होता है तो वैलेंसी फैक्टर क्या लेना है, इनके वैलेंसी फैक्टर को ध्यान रखना है। डबल टाइट्रेशन में यही इंपॉर्टेंट है, यही मुझको समझाना था कि जैसे कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर फिनोप्थिलीन बोला है तो 1 लेना होता है, और मिथाइल ऑरेंज बोला है तो 2 लेना होता है। मिथाइल ऑरेंज के केस में जब वो 2 हाइड्रोजन को गेन करता है, मतलब कि देखो जब वो कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बनाएगा तब भी कलर को चेंज नहीं करता,
पर जब वो बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड बनाएगा तब जाके मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करता है। तो मतलब कितने H को लिया उसने 2, तो उसका वैलेंसी वेक्टर क्या होगा 2। जब बाइकार्बोनेट से कार्बोनिक एसिड बनेगा तब भी कलर चेंज होगा, वैलेंसी वेक्टर 1, और लास्ट वाले का तो 1। तो लास्ट वाला तो क्लियर है, वो स्ट्रॉन्ग, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्टिंग के 2 को, इन दोनों को याद रखना है। इसका वैलेंसी वेक्टर आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सब चीजें आपको मतलब यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब मेरे से कोई बच्चे ये भी कह सकता है कि सर अगर इंडिकेटर मान लो नहीं दिया है तब कार्बोनेट का वैलेंसी वेक्टर क्या लेंगे। तो याद करो बच्चों, मैंने क्या बताया था वैलेंसी वेक्टर के बारे में। अगर रिएक्शन गिवन है या कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप उसका यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी वेक्टर लिखोगे। पर अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप हमेशा क्या लोगे, मैक्सिमम वैल्यू। मैंने यही तो कहा था, अगर H2SO4 को पूछे कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो वैलेंसी वेक्टर क्या लोगे 2। तो अगर आपको कार्बोनेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये नहीं बोला कौन सा इंडिकेटर लेना है, क्या करना है, तो आप इसका वैलेंसी वेक्टर क्या लोगे 2। तो बाइकार्बोनेट का 1 और कार्बोनेट का वैलेंसी वेक्टर 2 लेते हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो। पर हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है भाई इसका यूज करते, चलो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Find the moles of HCl required when phenolphthalein is used as the indicator. Methyl orange is used as the indicator. और थर्ड में फर्स्ट फेनोल्फथालीन इज यूज्ड देन मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, देखो है क्या एक्चुअल में, NaOH प्लस Na2CO3 प्लस NaSCO3 तीनों लिया है ना, ये तीनों। ठीक है, तीनों मिलके किससे रिएक्शन करेंगे आपके पास HCl के साथ। अरे तीनों जो है 1 ग्राम ऑफ ईच, तीनों मिलके रिएक्शन करेंगे HCl के साथ। ठीक है, तो HCl का जो इक्विवेलेंट होगा, देखो मान लो अगर HCl के रिएक्शन NaOH के साथ होता, सिर्फ NaOH के साथ, तो HCl का इक्विवेलेंट NaOH के इक्वल होता है। पर यहाँ पे HCl के रिएक्शन तीनों के साथ हो रहा है, तो HCl का जो इक्विवेलेंट होगा वो तीनों के इक्विवेलेंट के सम के इक्वल होगा। अरे जैसे मोल होता है वैसे इक्विवेलेंट भी, तो जो HCl का जो इक्विवेलेंट होगा वो तीनों के इक्विवेलेंट का सम होगा। तो हम लोग देखो वही करते हैं, इनके पहले तीनों के मोल निकालते हैं। तो देखो इसका मोल क्या होगा, मोल ऑफ NaOH इज 1/40, इसका मोल निकालते हैं, दिस विल बी 1/106। एंड अरे सोडियम का सोडियम का एटॉमिक मास 23, इस पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आएगा 106 और इसका 1/84। ठीक है, देखो वही करते हैं, पहला वाला फेनोल्फथालीन इज यूज्ड एज द इंडिकेटर। ठीक है, तो सबका जो इक्विवेलेंट होगा, मतलब ये जो तीनों बेस जो इक्विवेलेंट होगा इनका सम HCl के इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंट के कई फॉर्मूले थे, जहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मोल वाला। तो मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर क्या होता है, इक्विवेलेंट। तो क्या होगा, NaOH के मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर 1। ठीक है, NaOH के मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर 1, तो ये किसका इक्विवेलेंट आया, NaOH का। इसका मोल 1/06 और इसका वैलेंसी वेक्टर 1 और इसका मोल और इनटू वैलेंसी वेक्टर 0
और ये क्या होगा फिर HCl के मोल और इनटू वैलेंसी वेक्टर 1। अगर आप फिनोप्थलीन इंडिकेटर का यूज करते हो तो NaOH का वैलेंसी वेक्टर ये क्या होता है 1। तो ये किसका है NaOH, इसका वैलेंसी वेक्टर क्या होगा 1। अगर आप सोडियम कार्बोनेट यूज करोगे तो वैलेंसी वेक्टर फिर से क्या होगा 1 इन द केस ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर। और अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करोगे तो इसका वैलेंसी वेक्टर क्या होगा 0 इन द केस ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर। तो इससे देखो क्या होगा HCl का मोल आ जाएगा तो 1/40 + 1/106। ठीक है, समझ में आ रहा है ये पहले वाले का आंसर। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, अब मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज द इंडिकेटर। हमने MO का यूज किया इंडिकेटर के मतलब तौर पे। तो सेकंड वाले में इसका मोल 1/40 वैलेंसी वेक्टर 1 NaOH का, इसका मोल 1/106 इसका वैलेंसी वेक्टर 2। ठीक है, Na2CO3 का वैलेंसी वेक्टर क्या आएगा 2। NaSCO3 का मोल 1/84 और इसका वैलेंसी वेक्टर 1। ठीक है, मोल इंटू वैलेंसी वेक्टर, मोल इंटू वैलेंसी वेक्टर, मोल इंटू वैलेंसी वेक्टर। तो ये क्या होगा, ये होगा HCl का मोल इंटू वैलेंसी वेक्टर 1। ठीक है, इसका वैलेंसी वेक्टर 2 लेते हैं इन द केस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, इसको सॉल्व करना आ जाएगा। अब देखो लास्ट वाले पार्ट में पहले फिनोप्थलीन का यूज किया। ठीक है, तो आप जब फिनोप्थलीन का यूज करते हो, मान लो इसका यूज करते हो, तो फिर HCl का मोल कितना होगा, अरे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लिखा, तो कितना होता है 1/40 + 1/106। अगर आप फिनोप्थलीन का यूज करते हो तो कितना लगता है HCl इतना। ठीक है, इस वाले पार्ट में ये कहना चाह रहा है पहले फिनोप्थलीन का बताओ और फिर अगर मिथाइल ऑरेंज लिया तो वो कितना करेगा, वो कितना लेगा। तो आप ऐसे समझो, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ऑरेंज लिया तो इतना मोल लगता है। ठीक है, पर आप जब फिनोप्थलीन को लोगे तो देखो फिनोप्थलीन की वजह से क्या होगा, NaOH खत्म हो चुका है, उसने उसको दिखा दिया है, और ये मतलब ये सोडियम कार्बोनेट से क्या बन गया बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो मतलब जब फिनोप्थलीन आप लोगे इंडिकेटर तो HCl के मोल इतने आते हैं 1/40 और ये। ठीक है, और अगर आप सिर्फ मिथाइल ऑरेंज लोगे तो इतना आएगा। तो पहले फिनोप्थलीन का आपने यूज कर लिया, अब आप क्या यूज करने जा रहे हैं मिथाइल ऑरेंज, तो पूरा इतना आ रहा था। अगर पहले फिनोप्थलीन यूज किया और फिर नौ अगर आप मिथाइल ऑरेंज यूज करोगे तो सिर्फ मिथाइल ऑरेंज लेने पे इतना आ रहा था। ठीक है, आराम से सोचो कि सिर्फ मिथाइल ऑरेंज लेने पे इतना आ रहा था। इस बार आपने पहले फिनोप्थलीन लिया तो इतना हो चुका है। ठीक, इतना हो चुका है। अब मतलब इतना हो चुका है, अब बाकी जो बच गया है वो कौन इंडिकेट करेगा, मिथाइल ऑरेंज। तो देखो टोटल इतना आता है, मतलब टोटल कितना आ रहा था 1/40, 2/106 और 1/84। अगर आप सिर्फ मिथाइल ऑरेंज लेते तो इतना आ रहा था, पर पहले फिनोप्थलीन को ले लिया है तो इतना यूज हो चुका है। तो मतलब टोटल में से यूज वाले को माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ है वही इंडिकेट करेगा ये। तो 1/40 - 1/106, तो क्या होगा इसका आंसर, सो आंसर विल बी 1/106 + 1/184। देखो क्वेश्चन इसमें ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ मिथाइल ऑरेंज को लेते हैं तो ये आता है। ठीक है, और अगर आपने क्या लिया फिनोप्थलीन को लिया तो ये आता है। तो ये तो टोटल इतना आ रहा था, तो अब टोटल में से क्या फिनोप्थलीन वाले को माइनस कर दो, तो जो बचेगा मतलब जो बचेगा वही आपके पास क्या होगा, वही होगा मिथाइल ऑरेंज के लिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो इस बात को समझने के लिए तो चलो हम लोग एक न्यूमेरिकल भी और सॉल्व करते हैं।
एक क्वेश्चन लिखते हैं, मिक्सचर ऑफ KOH and Na2CO3 require 15 ml N/20 HCl when phenolphthalein, ये phenolphthalein है, when phenolphthalein is used, ठीक है, require 15 ml N/20 HCl when phenolphthalein is used, ठीक है, but the same solution require 25 ml acid when methyl orange is used as indicator, ठीक है, but the same solution, ठीक है, वही ये जो मिक्सर वाला है, but the same solution require 25 ml acid when methyl orange is used. फाइंड करना है, find mass of KOH and Na2CO3 प्रेजेंट, तो बताना है कि इसके कितने कितने मास प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ये आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या क्या वैलेंसी वेक्टर है। तो देखो लिखते हैं पहले KOH एंड Na2CO3। अगर आप फिनोप्थलीन यूज करते हो तो इसका वैलेंसी वेक्टर 1 और इसका 1, दोनों का 1 1, ठीक है। पर अगर आप मिथाइल ऑरेंज का यूज करोगे तो इसका वैलेंसी वेक्टर 1 और इसका 2, ठीक है, यही करना है। तो देखो होगा क्या, दोनों का इक्विवेलेंट मिला के, अरे मतलब क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट मिला के मतलब कि KOH और दोनों का रिएक्शन हो रहा है ना, KOH प्लस Na2CO3, दोनों का मिला के जो इक्विवेलेंट होगा वो HCl के इक्विवेलेंट के इक्वल आएगा, ठीक है, यही करना है। तो एक बात को ध्यान रखना कि मोल के टर्म में करोगे तो मोलरिटी होता है मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे ये बात को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले के लिए करते हैं, व्हेन फिनोप्थलीन इज यूज्ड, ठीक है। एक काम करते हैं, KOH के हम लोग मोल को X अज्यूम कर लेते हैं और Na2CO3 के मोल को Y अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मोल X और Y ले लेते हैं, तो देखो क्या होगा, इसका मोल X किसका, KOH का, इसका वैलेंसी वेक्टर 1, अरे KOH की बात कर रहे हैं, इसका मोल है X और वैलेंसी वेक्टर है 1, ठीक है। और Na2CO3 का मोल है 1, वैलेंसी वेक्टर भी है 1, ठीक है। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर, मोल इनटू वैलेंसी वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा, HCl के, तो वो क्या होगा, नॉर्मेलिटी के टर्म में गिवन है तो इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो वो क्या है, देखो 1/20 वही आपके पास नॉर्मेलिटी, ठीक है। और वॉल्यूम को ध्यान रखना है कि लीटर में लेना होता है, तो 15 × 10⁻⁻3, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, x प्लस y जो हुआ, तो ये आपके पास कितना आया, इसको लिख सकते हैं 7.5, 15/2 7.5 × 10⁻⁻4, ठीक है, ये लिख सकते हो। ये इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। अब हम लोग जब इसमें यूज करेंगे व्हेन मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड, अगर आपने मान लो मिथाइल ऑरेंज का यूज किया तब क्या होगा, ठीक है। तो देखो वही इसका मोल किसका मोल, मतलब कि KOH का मोल,
तो KVH का मोल आपके पास कितना आ रहा है x, ठीक है, KVH का मोल आपके पास कितना आ रहा है x, और उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 1, ठीक है। Na2CO3 का हम लोगों ने मोल कितना लिया है y, पर Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर होता है 2, वैलेंसी फैक्टर्स का कितना होता है 2, ये याद रखना है 2 होता है कब, जब आपका इंडिकेटर क्या होता है मिथाइल ऑरेंज। अब देखो क्या होगा, ये होगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, तो सेम मतलब सेम एसिड बोला है तो नॉर्मेलिटी तो सेम होगा, तो ये क्या होगा 1/20 n, और देखो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 25 ml, तो ये होगा 25 इंटू 10⁻³ मतलब कि यहाँ से x प्लस 2y की जो वैल्यू होगी ये आया आपके पास 12.5 इंटू 10⁻⁻4, ये क्वेश्चन देखो 2 आया। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो यही हो रहा है आपके पास। अब देखो हम लोग इसको आगे देखो सॉल्व कर देते हैं, ये दो इक्वेशन इसको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने पे क्या होगा, y की वैल्यू क्या है सॉल्व करने पे 5 इंटू 10⁻⁻4 मतलब y मतलब मोल है, तो ये किसके मोल आए Na2CO3 के, और x का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल, ठीक है। तो देखो KOH का हमको निकालना है मास, तो मास क्या होगा मोल और इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम का मास होता है 39, हाइड्रोजन का मास 140 और ऑक्सीजन का मास 16 मतलब कि 56, इसको मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, एंड Na2CO3 का मास तो इसका मोल आ रहा है 5 इंटू 10⁻⁻4 और मॉलिक्यूलर मास 106, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना एक बार मैं देख लेता हूँ पूरा दिख तो रहा है ना ये, तो आप इसको हाँ मल्टीप्लाई करके चेक करना और आपको जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो आप लोगों को देखो डबल टाइट्रेशन हो गया और आप लोगों को मैं मान के चलते ही पूरा समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों हम लोगों का जो टॉपिक जो था डबल टाइट्रेशन हो गया है, अब हम लोग इसमें देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मीन्स पर ऑक्साइड के बारे में कुछ करते हैं। तो अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में करते हैं। तो हम लोगों का देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हम लोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बारे में देखो कुछ करते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मीन्स H2O2 जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ये खुद से मतलब ये खुद से डिसोसिएट कर जाता है, खुद से तो मतलब कि थोड़ा सा गर्म चाहिए, मतलब कि अगर गर्मी का दिन है इंडिया में तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब 40-50 डिग्री पे वार्म थोड़ा सा वार्म कंडीशन होगा तो ये ऑटोमेटिक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस। तो ये इसके बारे में ऑलरेडी मैंने लेक्चर में पहले बता रखा है कि यहाँ पे H2O2 का डिसप्रपोर्शनेशन होता है, ठीक है। और ये साथ में बताया हुआ है कि जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो दिस इज रिडक्शन, और जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तब ये क्या है ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल में पहले बताया हुआ है, आप जाके पहले के लेक्चर्स देख सकते हो। अब कुछ बातें देखो पहले सुन लो। H2O2 जो होता है अगर वो ऑक्सीडाइज होता है मीन्स अगर वो ऑक्सीडाइज होता है तो H2O2 का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है 2। अगर H2O2 रिड्यूस होता है तो इसका अगेन वैलेंसी फैक्टर क्या होता है 2। पर अगर H2O2 का डिसप्रपोर्शनेशन होता है मीन्स वही रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है 1। इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है कि H2O2 का जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो 1 होता है अगर उसका क्या होता है डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइज होगा तो वैलेंसी फैक्टर 2 है, रिड्यूस होगा तो वैलेंसी फैक्टर 2 है, पर अगर डिसप्रपोर्शनेशन होगा तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है 1। अब समझते हैं कि H2O2 देखो क्या होगा क्या। तो कई बार सामने कुछ मॉलिक्यूल दिए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना होता है कि H2O2 क्या करेगा। देखो H2O2 के पास मान लो अगर मतलब कोई ऑप्शन है, मान लो H2O2 हमने ऐसे छोड़ दिया
तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, वो रिड्यूस भी हो जाता है और वो ऑक्सीडाइज भी हो जाता है। पर कई बार H2O2 जो होता है वो सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। मान लो अगर सामने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाला क्या होगा, रिड्यूस। अरे जैसे मान लो कि एग्जांपल समझते हैं, मान लो आपके पास KMnO4 है और H2O2। अब देखो क्या होगा, KMnO4 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके बारे में आपको पहले से बताया गया है। तो इसका क्या होगा, देखो इसका होगा रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन होगा तो ऑटोमेटिक इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद तो रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका वैलेंसी वेक्टर क्या लेना होगा, 2। तो कई बार क्या होता है, हम लोग H2O2 का रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से या फिर सामने एक रिड्यूसिंग एजेंट से भी करवाते हैं। तो अगर सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन, और अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका वैलेंसी वेक्टर 2 लेना है। अगर सामने वाला एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, तब भी इसका वैलेंसी वेक्टर क्या लेना है, 2। तो कई बार क्या होता है, H2O2 रिएक्शन में रिड्यूस्ड या ऑक्सीडाइज होता है, सामने वाले पे डिपेंड करता है। हाँ, सिर्फ H2O2 लिया है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है, वो नॉर्मल केस है जिसके बारे में ऑलरेडी पहले बताया गया है। पर अब एक क्वेश्चन को समझते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको n कर लेते हैं। इसको चलो ये बल्कि हम लोग x कर लेते हैं, x नॉर्मल, ठीक है। देखो मैंने ये किया क्यों है, कई बार बहुत से टीचर होते लिख देते हैं और पढ़ा देते हैं कि ये H2O2 होता है, पर यही नहीं समझ में आता भाई पढ़ा क्यों रहे हो, मतलब रीजन तो पता होना चाहिए ना कि ये टॉपिक कर क्यों रहे हैं। तो देखो है क्या, एक ये क्वेश्चन है 100 ml x नॉर्मल, मतलब नॉर्मलिटी x नॉर्मल KMnO4 solution is used to oxidize 20V50 ml H2O2 solution, find the value of x। अब देखो होता क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है कि KMnO4 का जो भी इक्विवेलेंट होगा वो H2O2 के इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, भाई समझ लो जो भी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो दोनों का दिया है पर नॉर्मेलिटी इसका चाहिए और इसका दिया नहीं, मतलब कि आप समझो कि H2O2 को जो नॉर्मेलिटी हमको चाहिए वो सीधा सीधा नहीं दिया है, उसकी जगह लिखा है 20V। ये 20V का क्या मतलब, इसको समझते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, H2O2 का नॉर्मेलिटी या मोलरिटी सीधा सीधा नहीं दिया रहता, वो घुमा के दिया रहता है। तो वो क्या कहना क्या चाहता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए, भाई 20V है क्या, ये क्या कहना चाहता है, इसको समझना पड़ेगा। तो कई बार सोल्यूशन में H2O2 के बारे में ऐसा लिखा रहता है, मतलब ऐसा 5V सोल्यूशन लिखा रहेगा, 5V सोल्यूशन, या लिखा रहेगा आपके पास ऐसा 10V सोल्यूशन, 20V सोल्यूशन, ऐसा लिखा रहेगा 50V H2O2 सोल्यूशन। तो ये सब क्या है, क्या ये हमको समझना पड़ेगा। ऐसा अब आप लोगों में कोई सोच सकता है सब ये 5 के मल्टीपल में रहता है क्या, अरे नहीं, हो सकता है ऐसा लिखा है 22.4V H2O2 सोल्यूशन। तो इस तरीके के वर्ड दिए रहते हैं कि 5V H2O2 सोल्यूशन, 10V H2O2 सोल्यूशन, 50V H2O2 सोल्यूशन, 22.4V H2O2 सोल्यूशन।
तो क्या है ये, इसका क्या मतलब होता है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि, और इसका यूज करके हम लोग कैसे H2O2 की मोलैरिटी या नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। हम लोगों को आज के लेक्चर में भी यही करना है। तो क्या इसका मतलब है, तो ये जो लिखा होता है V एक्चुअल में इसका मतलब होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन, ये इसका मतलब है। क्या है इसका इंटरप्रिटेशन, ये भी अभी समझते हैं। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में कि जो H2O2 जो लिक्विड जो होता है, अरे H2O2 का भाई सॉल्यूशन होता है, इससे क्या बनेगा H2O लिक्विड प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस। और हम लोग सब कुछ जो करने जा रही है इस टीपी पे, तो हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं, जो कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं इस टीपी पे, तो अगर 5V लिखा है तो इसका देखो मतलब क्या, पहले समझ लो कि इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को मैं चलो अभी इरेज कर देता हूँ, बाद में इसको थोड़ी देर बाद देख लेंगे। तो क्या इसका मतलब है, देखो H2O2 तो लिक्विड होगा, आप समझो कि H2O2 क्या है, ये लिक्विड है। मान लो ये आपके पास H2O2 का सोल्यूशन है, तो H2O2 क्या है, ये लिक्विड है, ठीक है। इससे क्या होगा आपके पास, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो गैस है वो रिलीज होगा, ठीक है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। अरे भाई नीचे सोल्यूशन में लिक्विड पड़ा होगा, इससे गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास लिखा है 5V, तो 5V का पहले मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 लीटर सोल्यूशन है तो ऑक्सीजन जो गैस बनेगा, गैस, उसका वॉल्यूम 5 लीटर है। तो अगर ये 1 लीटर है तो वो 5 टाइम होगा, गैस 5 टाइम। अब आप बोलोगे सर क्या ये जरूरी है 1 लीटर होना, नहीं। अगर ये 10 ml है तो वो 50 ml है। तो 5V का मतलब ये है कि अगर ये 10 ml सोल्यूशन है तो ऑक्सीजन गैस 50 ml रिलीज होने वाला है, किस पे, STP पे। तो देखो होगा क्या, गैस का वॉल्यूम आपको पता होगा किस पे, STP पे। समझो पहले आराम से, ये अगर 10 ml है तो ये कितना होगा, 50 ml। तो ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम आपको पता होगा किस पे, STP पे। तो गैस के वॉल्यूम से गैस का क्या आ जाएगा, मोल। जब इसका मोल आ जाएगा तो इसका भी आ जाएगा मोल। अरे रिएक्शन लिखा है, इसका मोल आ गया, किसका, H2O2 सोल्यूशन का मोल आ गया है, वॉल्यूम तो पता ही है, तो इससे आ जाएगा मोलैरिटी। ये लॉजिक करना है। थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा और समझते हैं। मान लो लिखा 50V, 50V का मतलब यह है कि अगर 1 लीटर ये सोल्यूशन है तो ये कितना है, ऑक्सीजन गैस 50 लीटर। अगर ये 100 ml है अरे 100 ml H2O2 सोल्यूशन है और ऑक्सीजन गैस, अगर ये 100 ml H2O2 सोल्यूशन है तो ऑक्सीजन गैस कितना है, 5 लीटर। अरे 50V का मतलब 50 टाइम्स बनने वाला है। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर 22.4V, अगर ये 1 लीटर है तो ऑक्सीजन गैस कितना होगा, 22.4, मतलब ये इसका मतलब है। तो हम लोग पहले समझते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि मान लो अगर किसी ने बोला है 5V H2O2 सोल्यूशन, पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन है तो इसका मतलब इसमें से 5 लीटर ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड एट STP। तो ये इसका मतलब होता है 5V अगर H2O2 सोल्यूशन है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप 5V H2O2 सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 1 लीटर H2O2 जो सोल्यूशन होगा वो 5 लीटर ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा एट STP। अगर मान लो XV सपोज करता है H2O2 सोल्यूशन, मतलब कि H2O2 जो सोल्यूशन मान लेते हैं XV है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन हुआ तो फिर X लीटर क्या होगा, X लीटर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा एट STP, ठीक है। हम लोग देखो 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन समझ रहे हैं, पर अगर मान लो ये 10 लीटर होता तो ये 10x होता, मतलब जितना x टाइम, मतलब ये कि ये जितना होगा वो उसका x टाइम होगा, ठीक है। एक बात को याद रखो और आपको याद पता ही होगा, मोलैरिटी
और नॉर्मेलिटी, ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म है। सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। याद करो, अरे पीछे लेक्चर में करवाया था, अगर मान लो 1 लीटर सोल्यूशन है, मैंने उससे अगर 50 ml बाहर निकाला तो जो 1 लीटर की मोलरिटी थी 50 ml वाले सोल्यूशन की मोलरिटी सेम थी। तो मोलरिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करता आपने इसको 1 लीटर लिया फिर 10 लीटर लिया। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वह उसमें इसके वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लीटर इसलिए ले रहे हैं जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। अरे स्टार्टिंग में मोल सी तो बताया है कि 1 लेके सॉल्व करो, सिंपल कैलकुलेशन इजी रहेगा। और वॉल्यूम कुछ और लोगे तो मोलरिटी नॉर्मेलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। 1 लिया बस सिंपल समझने के लिए। XV/H2O2 सोल्यूशन का मतलब है कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन होगा तो ऑक्सीजन गैस कितना रिलीज होगा, X लीटर रिलीज होगा। ठीक है, अब चलो इसको समझते हैं और इसको समझते हैं। अगर मान लो 1 मोल, अरे H2O2 मान लो 1 मोल है, तो ये कितना बनेगा, हाफ मोल बनेगा। मतलब ये कितना बनेगा, 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब, और हम लोग एज्यूम करते हैं, अरे ये ले लेते हैं ना पहले से H2O2, मतलब उसका वॉल्यूम ले लेते हैं 1 लीटर। तो लेट H2O2 सोल्यूशन जो है इसको 1 लीटर ले लेते हैं। ठीक है, H2O2 सोल्यूशन से ऑक्सीजन गैस बनता है। इसका मतलब कि क्या हुआ, जो मोलरिटी होगा, मोलरिटी ऑफ H2O2 जो सोल्यूशन होगा तो वो कितना होगा, वो 1 होना चाहिए। अरे मोल बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये हुआ कि 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। कितना, 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है अगर कितना मोल लिया, H2O2 का 1। H2O2 का मोल कितना लिया है, 1, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1। मतलब कि अगर आपके पास 1 मोलर H2O2 सोल्यूशन होता है तो आराम से सोचो, अगर 1 मोल लिया तो वो बनता है हाफ मोल। STP पे गैस के लिए कर रहे हैं, मतलब 11.2 लीटर। मतलब कि अगर आप 1 मोलर सोल्यूशन लेते हो तो वो 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, अगर मान लो कि X लीटर ऑक्सीजन गैस अगर रिलीज होता है, मान लो X लीटर मतलब रिलीज होता है, तो इसकी जो मोलरिटी होगी वो X/11.2 मोलर H2O2 सोल्यूशन होना चाहिए। आराम से सोचो, 11.2 लीटर अगर ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है तो मोलरिटी कितनी होती है, 1। अगर 1 लीटर गैस रिलीज होता तो मोलरिटी होता 1/11.2, 1/11.2। अगर X लीटर रिलीज हो रहा है तो X/11.2। बस यही फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला है। तो अब समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। देखो, तो आपको लिखा होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वो लिखा होगा XV। देखो XV का मतलब क्या, अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि 1 लीटर अगर H2O2 सोल्यूशन है तो ऑक्सीजन गैस कितना बनेगा, X लीटर। तो अगर X लीटर ऑक्सीजन गैस बनना है, मतलब मान लो अगर X लीटर ऑक्सीजन गैस बनता है तो H2O2 सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, X/11.2। ठीक है, या XV का मतलब क्या होता है कि इतना टाइम ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलरिटी ऑफ H2O2 जो सोल्यूशन होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब ये कि अगर XV लिखा है तो 1 लीटर सोल्यूशन होगा तो ऑक्सीजन गैस बनेगा X लीटर। अगर 5V लिखा है तो 5V का मतलब है कि 5V उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मतलब कि 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन है तो ऑक्सीजन गैस कितना बनेगा, 5 लीटर। तो अपॉन 11.2। अरे XV वॉल्यूम स्ट्रेंथ है तो मोलरिटी क्या है, X/11.2। तो भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, ये इसके मोलरिटी का फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है। और सब कुछ समझ में आ रहा होगा ये, तो मैं आप लोगों को देखो इसका मतलब समझा देता हूं क्या है इनका मतलब और समझते हैं।
फॉर्मूला जो है बस कॉमन सेंस का यूज करके बना। मान लो आपको बोला कि 5V(H2O2) सोल्यूशन है, ठीक है। तो पीछे जो न्यूमेरिकल था हमको उसमें मोलैरिटी की जरूरत थी, ठीक है। तो मोलैरिटी सीधा सीधा नहीं दिया जाएगा, बोलेगा 5V(H2O2) सोल्यूशन। तो अगर आपको इसका मोलैरिटी निकालना है, तो मान लो अगर आपको इसका मोलैरिटी निकालना है, 5V का मतलब ये है कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन है तो ऑक्सीजन गैस कितना बनेगा 5 लीटर। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब 5, तो मोलैरिटी होगा 5/11.2। ये H2O2 का मोलैरिटी है, ठीक है, ये मोलैरिटी। तो 5V का मतलब है वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5, और 5V का मतलब क्या होता है, 1 लीटर सोल्यूशन हुआ तो ऑक्सीजन गैस बनेगा 5V, ठीक है। मान लो आपके पास है 22.4V(H2O2) सोल्यूशन, और इसका मोलैरिटी निकालना है तो वो होगा 22.4/11.2, तो ये इसका मोलैरिटी होगा, ठीक है। हाँ, अगर नॉर्मलिटी चाहिए होगा तो मोलैरिटी, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। H2O2 चाहे ऑक्सीडाइज हो चाहे रिड्यूस हो, वैसे हम लोग H2O2 से बना रहे हैं ऑक्सीजन गैस। H2O2 से क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। तो जब H2O2 से ऑक्सीजन गैस में जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अरे H2O2 का ऑक्सीडेशन, सामने KMnO4 है तो H2O2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो H2O2 किस में जा रहा है, ऑक्सीजन गैस में। तो जब H2O2 का ऑक्सीडेशन होता है तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, 2। तो अगर आपको नॉर्मलिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। अरे ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वो जो क्वेश्चन किया है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जो थोड़ी देर पहले हमने जो न्यूमेरिकल लिया था उसमें उसका मोलैरिटी 20/11.2 ले लेना, और न्यूमेरिकल आप लोगों ने लिखा होगा तो दोनों का इक्विवेलेंट सेम करना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, H2O2 का वैलेंसी फैक्टर 2 लेना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन बातों को चलो समझने के लिए हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल तो पिछला वाला जो था वो कर लेना, एक न्यूमेरिकल हम लोग इसको समझने के लिए और करते हैं। तो जो कि ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है तो वही मैं करा देता हूँ, ऑलरेडी ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये JEE मेन का पुराना क्वेश्चन है, मतलब बहुत पुराना तो नहीं, रिसेंटली आया हुआ है। H2O2 is reduced rapidly by Sn+2 to for Sn+4। अरे Sn का ऑक्सीडेशन होगा तो H2O2 का रिडक्शन, चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन, दोनों में इसका वैलेंसी फैक्टर 2 ही होता है, ठीक है। फिर आगे क्या गिवन है, 100 ml H2O2 solution is reduced by 50 ml 0.2 m SnCl2 solution. Calculate volume strength of H2O2 सोल्यूशन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा, बताने की कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को हम लोगों को देखो सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, दोनों का मतलब क्या होगा भाई, आप जब भी करोगे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, ये किसके इक्वल होगा, आपके पास इक्विवेलेंट ऑफ Sn+2, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको हम लोग नॉर्मलिटी कर लेते हैं, बल्कि नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, और 100 ml। तो H2O2 का क्या है, वॉल्यूम 100 ml। अरे कई फॉर्मूले नॉर्मलिटी कर लेते, सिंपल नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मोलैरिटी कितना गिवन है, 0.2, इसका वॉल्यूम कितना गिवन है, 50 ml। अब देखो Sn+2 से जा रहा है +4 में, तो कितने का चेंज है, 2 का, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 2। तो इसका देखो नॉर्मलिटी कितना है, ये कट जाएगा, तो इसका नॉर्मलिटी आया 0.2 में, ठीक है। तो नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। तो इसको रख दो,
तो फिर इसका क्या होगा, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा तो वो आपके पास आएगा 0.2 इंटू 5.6, तो ये 1.12। ठीक है, इसका आंसर था वैसे 1.12, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो कई बार वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया रहता है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी यूज करना पड़ेगा, कई बार ये पूछ लेता है। चलो एक दो क्वेश्चन बहुत बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। फाइंड मोलैरिटी, लिखो फाइंड मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 solution. Find molarity and normality of H2O2 solution if volume strength of H2O2 solution is 30 लीटर। 30 लीटर का मतलब है कि अगर 1 लीटर मतलब H2O2 सोल्यूशन है तो ऑक्सीजन गैस कितना बनेगा, 30 लीटर। तो पता ही होगा फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा 30/11.2 एंड नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा 30/5.6। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो लिखते हैं 5.6 भी H2O2 solution is mixed with 11.2V H2O2 solution. 5.6V H2O2 solution is mixed with 11.2V H2O2 solution if volume of both the solutions are same. If volume of both the solutions are same, find volume strength of resulting mixture. Find volume strength of resulting mixture. तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसका बताना वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा। 5.6V H2O2 is mixed with 11.2 H2O2 solution. If volume of both the solution are same, find volume strength of resulting mixture. तो रिजल्टिंग मिक्सचर का बताना है कि क्या होगा। देखो इसका एक कनेक्ट तरीका है, तो ये मोलैरिटी निकाल लो और मिक्सचर का मोलैरिटी का फॉर्मूला पता ही है, उससे कर सकते हो। तो जैसे मान लेते हैं पहले वाले की मोलैरिटी, तो देखो पहले वाले की मोलैरिटी 5.6/11.2, तो ये आएगा 0.5 m। सेकेंड वाले की मोलैरिटी तो क्या होगा, तो 11.2/11.2, तो ये आएगा 1। ठीक है, मिक्सर का मोलैरिटी, तो मिक्सर का मोलैरिटी का फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2/V1 प्लस V2। अरे मिक्सर का मोलैरिटी निकाल लो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो पहले वाले की मोलैरिटी 0.5, वॉल्यूम V ले लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है। दूसरे वाले की मोलैरिटी 1, वॉल्यूम V, और दोनों का वॉल्यूम का सम ये 2V, तो ये होगा 1.5/2 या फिर 0.75। तो मोलैरिटी आ गया मिक्सर का। तो अगर आपसे वॉल्यूम पूछा है तो देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा, वो होगा फिर मोलैरिटी इंटू 11.2। अरे वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 होता है मोलैरिटी, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ यही आएगा, तो 0.75 इंटू 11.2। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसको सॉल्व करने का देखो एक दूसरा तरीका हो सकता है, क्योंकि देखो आपका जो फॉर्मूला होता है पहले समझो, मोलैरिटी होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, तो 11.2 तो कांस्टेंट है, तो जो वेरिएशन मोलैरिटी में होगा वही वेरिएशन होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ में। तो इसको करने के लिए आप सीधा सीधा क्या कर सकते थे, तो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा सीधा सीधा अगर आपको करना है, क्योंकि मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2 क्या होता है मोलैरिटी, तो वैसे आप फॉर्मूला चाहो तो इसमें भी यूज कर सकते हो, ये मिक्सिंग वाला फॉर्मूला आप चाहो तो इसमें भी यूज कर सकते थे। तो पहले वाले का वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6, देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है आपका, मतलब मोलैरिटी क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2,
तो जो चेंज मोलैरिटी में होगा वही चेंज वॉल्यूम स्ट्रेंथ में होगा। तो जो मिक्सिंग का फॉर्मूला मोलैरिटी के लिए होता है वैसा फॉर्मूला वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले का वॉल्यूम स्ट्रेंथ वॉल्यूम वी, दूसरे वाले का वॉल्यूम स्ट्रेंथ वॉल्यूम वी अपॉन टोटल वॉल्यूम वी प्लस वी। आप इसको करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा, ये आएगा 16.8/2 और ये आपके पास कितना है फिर 8.4, ठीक है वी। तो मतलब 8.4 इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ आया। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 8.4 या फिर आप इस वैल्यू को निकाल के इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम आएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं इसको।